माइनिंग की अलग अलग कंपनियों में आपको गवर्नमेंट सर्विस दिलवाना। हाँ, देर ना करते क्लासेस तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए। चलो, सबसे पहले आपको बताना है कि कोल माइंस रेगुलेशन कब बना था। कोल माइंस रेगुलेशन कब बनकर सामने आया? कोल माइंस रेगुलेशन कब बनकर सामने आया? फटाफट जवाब दे दो। कोल माइंस रेगुलेशन कब बनकर सामने आया है? डेट के साथ आपको बताना है, वो अच्छे से अच्छा डेट लिख के, एक्यूरेट जो डेट है वो लिख के बताओ, ठीक है। कोल माइंस रेगुलेशन कब बनकर सामने आया है? कोल माइंस रेगुलेशन कब बनकर सामने आया है? तो कोल माइंस रेगुलेशन कब से लागू हुआ, मतलब सामने आया है, तो इसका जो डेट है फटाफट जवाब दे दो, ठीक है। भूल भाल मत करना, भूल भाल का कोई जगह नहीं एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा समय ले लो लेकिन सही जवाब दो, ठीक है। तुम पहले गलत जवाब दिया था, 27 नवंबर 2017 होगा इसका जवाब, ठीक है। आप पहले 17 नवंबर लिखे थे, जो कि गलत जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो कमेटी होता है, कमेटी अंडर सेक्शन 12 में कितने मेंबर होते हैं? सेक्शन 12 में कमेटी जो बनता है उसका मेंबर कितने होते हैं? कमेटी अंडर सेक्शन 12 कितने मेंबर होते हैं? कमेटी अंडर सेक्शन 12 कितने मेंबर होते हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा 8, ठीक है। कमेटी अंडर सेक्शन 12 का फॉर्मेशन कौन करता है? किसके पास ये पावर दिया गया है? कमेटी बनाने का, गठन करने का पावर किसके पास है? कमेटी अंडर सेक्शन 12 का गठन कौन करता है? इसका पावर किसके पास है? फटाफट जवाब दे दो। कमेटी अंडर सेक्शन 12 का गठन कौन कर सकता है? इसका पावर किसे दिया गया? जवाब दे दो। क्या हो जाएगा इसका जवाब? सही जवाब क्या आ जाएगा इसका? कमेटी अंडर सेक्शन 12 का गठन कौन करता है? किसके गठन के वजह से होता है ये? तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब क्या होगा आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको गठन किया जाता है, ठीक है। कमेटी अंडर सेक्शन 12 में कितने ऐसे लोग होंगे, ठीक है, कितने ऐसे लोग होंगे जो ना तो मैनेजमेंट का पक्ष रखेंगे और ना ही वर्कर का पक्ष रखेंगे? जो इंडिविजुअल होंगे, जो किसी भी पक्ष को नहीं रखेंगे, ऐसे कितने लोग होंगे टोटल? ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे कुल कितने लोग हैं जो किसी का पक्ष को नहीं रखेंगे? कमेटी अंडर सेक्शन 12 में ऐसे कितने लोग होंगे जो किसी का पक्ष को नहीं रखेंगे, ना तो मैनेजमेंट का पक्ष रखेंगे और ना वर्कर पक्ष रखेंगे? तो स्टूडेंट्स, ऐसे दो लोग ही होते हैं जो किसी का पक्ष नहीं होते हैं, और साथ में क्या होता है इनके साथ, इंक्लूडिंग चेयरमैन और सेक्रेटरी, वो भी क्या होते हैं? वो भी इंडिविजुअल होते हैं, किसी को पक्ष रखने वाले नहीं होते, ठीक है ना। इसको भी साथ में ध्यान में रखिएगा, तो वो ध्यान में रख के आपका आंसर बनना है। नेक्स्ट बताना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है ब्लास्टिंग शेल्टर अगर सर्कुलर शेप में हो तो उसका बेस का एरिया कितना होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर अगर सर्कुलर शेप में हो तो उसका बेस का एरिया कितना होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर अगर सर्कुलर शेप में हो तो उसका बेस एरिया कितना होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर का बेस का एरिया, ब्लास्टिंग शेल्टर के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे जरूर, उसका बेस का एरिया कितना होता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहुत लोग गलत जवाब टाइप कर दिए, मुझे देख के अफसोस हो रहा है बहुत, ठीक है। बेस का एरिया कितना होता है ब्लास्टिंग शेल्टर अगर सर्कुलर शेप में होता है? तो सर्कुलर शेप में केवल एक लड़का सही जवाब दिया, आशीष, वेरी गुड। 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर का डाया होना चाहिए, 1.5 मीटर का ये होना चाहिए उसका बेस का डाया, ठीक है। जितना होना चाहिए डाया के बारे में, एक्चुअली 1.5 मीटर का डाया होना चाहिए बेस का, ठीक है, ये होना चाहिए। और अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो कितना होगा? अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में हो तो कितना होगा उसका बेस का हाइट एंड विड्थ कितना हो जाएगा? सॉरी, एरिया बोल रहे थे उसके लिए, ठीक है। तो हाइट और विड्थ कितना हो जाएगा? 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 अगर ऐसा, सॉरी माफ करना, हाइट और विड्थ बोला, एरिया, बेस का एरिया कितना हो जाएगा? अगर मेरा रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना, तो उस केस में बेस का साइज क्या होगा, लेंथ और विड्थ क्या होगा? बेस का साइज क्या होगा, लेंथ और विड्थ क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक है। बेस का साइज क्या होगा, लेंथ और विड्थ बताना आपको। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर नॉर्मली ये होना चाहिए, और हाइट किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कितना साउंड होने पर हम लोग कितना साउंड होने पर हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। कितना साउंड होने पर हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं? वर्कर को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना पड़ेगा। कितना साउंड होने पर हम लोग वर्कर को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 115 डेसिबल। 115 डेसिबल का साउंड होने पर हम लोग वर्कर का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। डेंजर लिमिट क्या है? साउंड का डेंजर लिमिट क्या है? साउंड का डेंजर लिमिट कितना है? जल्दी से जवाब दे दो। साउंड का डेंजर लिमिट क्या है? ठीक है, साउंड का डेंजर लिमिट क्या है? फटाफट जवाब दे दो। साउंड का डेंजर
किताब से पूछ रहा हूं ना तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस अजीब लग रहा है, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ इसको बंद करके, छोड़ो ऐसे पूछता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की डेट में मिनिमम शॉर्ट फायरिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? शॉर्ट फायरिंग करने के लिए मिनिमम शॉर्ट फायरिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए शॉर्ट फायरर के पास, तो वो शॉर्ट फायरिंग कर सकता है? गुड, वेरी गुड। उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरदार का सर्टिफिकेट वाले ही शॉर्ट फायरिंग कर सकते हैं। फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए किस तरह का कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक एडॉप्ट किया जाता है? फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक हम एडॉप्ट करते हैं? ऐसे पूछता हूँ, किताब से बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, डायरेक्ट पूछता हूँ। फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक, बोलते हैं हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक का हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइन ड्रिलिंग जो होता है वो क्या प्रिवेंट करता है? लाइन ड्रिलिंग किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइन ड्रिलिंग किस चीज को प्रिवेंट करता है? ठीक है, लाइन ड्रिलिंग किस चीज को प्रिवेंट करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? ग्राउंड वाइब्रेशन, वेरी गुड। ग्राउंड वाइब्रेशन को लाइन ड्रिलिंग क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ग्राउंड वाइब्रेशन को आगे बढ़ने नहीं देता है। ग्राउंड वाइब्रेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाइब्रेशन को मापने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाइब्रेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है? फटाफट जवाब दे दो। ग्राउंड वाइब्रेशन को मापने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ग्राउंड वाइब्रेशन को मापने के लिए? हम लोग सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाइब्रेशन को जानने के लिए। ठीक है, अगर कास्टिंग अगर ओपन कास्ट में कर रहे हो तो ओपन कास्ट में जो ब्लास्टिंग करते हैं उसमें नोनल, ठीक है, नोनल का विशेष प्रॉपर्टी क्या है? नोनल का डाया कितना होता है पहले बताओ। नोनल का डाया कितना होना चाहिए? ब्लास्टिंग जो करते हैं ओपन कास्ट में नोनल का डाया कितना होता है? नोनल का डाया कितना होता है? फटाफट जवाब दे दो। नोनल का डाया कितना होता है? कितना होता है? बस 2 लोग जवाब दे पाए, 5 mm। ठीक है, नोनल का डाया कितना होता है? और कोई दे रहा है क्या? और 3 4 5 6 7 8 5 6 लोग जवाब दिए। 5 mm नोनल का डाया कितना होना चाहिए? 5 mm नोनल का डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लोसिव वेन का माइंस एरिया में स्पीड कितना होना चाहिए? एक्सप्लोसिव वेन का माइंस एरिया में स्पीड कितना होना चाहिए? जल्दी से जवाब दे दो। इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। एक्सप्लोसिव वेन का माइंस एरिया में स्पीड कितना होना चाहिए? कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 25 km/h, ये स्पीड होना चाहिए उसके पास एक्सप्लोसिव वेन का स्पीड। एक्सप्लोसिव वेन में जो मार्क क्या रहेगा एक्सप्लोसिव, उस लेटर का साइज क्या होगा? एक्सप्लोसिव वेन में लिखा होगा एक्सप्लोसिव लेटर का साइज क्या होगा? फटाफट जवाब दे दो। उसका हाइट कितना होता है? फटाफट जवाब दे। रोहित, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेना बाबू, 25 सेंटीमीटर होगा, है ना? 25 सेंटीमीटर। और डेटा पुराना बुक में 15 सेंटीमीटर, उसको बदल कर क्या कर दिया गया? 25 सेंटीमीटर। और इसका कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होगा? इसका कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होगा? जिसको नहीं पता जल्दी से नोट डाउन कर लो। नहीं, नया वाला 25 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? इसका कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ठीक है, कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होगा? जल्दी में जवाब दे दो। कलर क्या होगा? बैकग्राउंड कलर क्या होगा? गुड। तो ये जो लिखा रहेगा रेड कलर में 25 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड में 25 सेंटीमीटर का, सॉरी, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट कलर का होना चाहिए और रेड कलर में लिखा हुआ रहना चाहिए एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव वैन में कितना हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं? एक्सप्लोसिव वैन में कितना सारा फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है? एक्सप्लोसिव वैन में कितना सारा फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है? फटाफट जवाब दो सुमित, सॉरी जल्दी जवाब दो सुमित फटाफट। कितना फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं? तो एक्सप्लोसिव वैन में हम लोग 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो कि दो माइंस ओपन कास्ट में बाउंड्रीज है, 2 माइंस का बीच का दूरी कितना होना चाहिए? बाउंड्री के पास 2 माइंस का बीच का दूरी मिनिमम कितना रखना है? 2 माइंस ओपन कास्ट में दोनों बाउंड्रीज है, उस माइंस का दूरी कितना होना चाहिए, है ना? बाउंड्री से माइंस का दूरी कितना होना चाहिए? ओपन कास्ट माइंस में कितना दूर तक कर सकते हैं हम लोग? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 7.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ओपन कास्ट में जो शेल्टर है वो ब्लास्टिंग साइट से कितना दूर रखना है? शेल्टर का डिस्टेंस कितना होगा ब्लास्टिंग साइट से? ब्लास्टिंग साइट से शेल्टर का दूरी कितना होता है? फटाफट जवाब दे दो। ब्लास्टिंग साइट से शेल्टर का दूरी कितना होगा? जल्दी से जवाब दे दो। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? 150 मीटर। 150 मीटर होना चाहिए, 150 मीटर से सामने हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो एक्सप्लोसिव वेन एक साथ होल को चार्ज कर रहा हो तो सेम बेंच में उसकी दूरी कितनी होगी? 2 होल को अगर एक साथ चार्ज करना हो, सेम एक्सप्लोसिव वेन अलग अलग एक्सप्लोसिव वेन द्वारा चार्ज करना हो तो सेम बेंच पे उन दोनों की
और वैन की दूरी कितनी होगी, एक्सप्लोसिव वैन की दूरी कितनी होगी, गुड वेरी गुड, कितना दूरी होगा उसका 7 मीटर। और अगर बेंच, अगर दूसरा बेंच हो तो कितना रेडियस में होना चाहिए, कितना रेडियस का डिस्टेंस होना चाहिए, कितना रेडियस होना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड, द परफेक्ट आंसर इज 20 मीटर, गुड। डंपर का ओबी बेंच के ऊपर स्पीड कितना होगा, ओबी बेंच के ऊपर डंपर का स्पीड कितना होता है, ओबी बेंच के ऊपर डंपर का स्पीड कितना होता है, फटाफट जवाब दे दो, ओबी बेंच के ऊपर डंपर का स्पीड कितना होता है, जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओबी बेंच के ऊपर डंपर का स्पीड कितना होता है, तो ओबी बेंच के ऊपर डंपर का स्पीड कितना होता है, 15 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओबी बेंच हो गए। दो डंपर जो चल रहे हो तो उनका बीच का दूरी कितना होना चाहिए, चलते समय दो डंपर का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, चलते समय दो डंपर का बीच का दूरी कितना मेंटेन करना है, अच्छे से सोच के जल्दी से जवाब दो। चलते समय दो डंपर का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कितना जवाब होना चाहिए, दो डंपर का बीच का दूरी कितना मेंटेन करना है, 30 मीटर का मिनिमम 30 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, 30 मीटर का दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइंस में अगर इंटेंशनल फ्लडिंग करना हो, इंटेंशनल फ्लडिंग करने का, ठीक है, नोटिस हम लोग कितना दिन पहले देंगे, माइंस में इंटेंशनल फ्लडिंग करने का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है, माइंस में अगर इंटेंशनल फ्लडिंग करना हो तो नोटिस कितने दिन पहले देंगे, फटाफट जवाब दे दो। माइंस में अगर इंटेंशनल फ्लडिंग करना हो तो नोटिस कितने दिन पहले देंगे, तो नोटिस देते हैं हम लोग 14 डेज पहले। और किसको देते हैं, किसको देते हैं नोटिस 14 डेज पहले हम लोग किसको देते हैं, फटाफट जवाब दो अच्छे से सोच समझ के, ठीक है, किसको देते हैं नोटिस, ठीक है, किसको किसको नोटिस देते हैं हम लोग, सीआई एंड आरआई को देना होता है, ठीक है, 14 डेज पहले सीआई एंड आरआई दोनों को देना पड़ता है, ठीक है। एक्सीडेंट का जो नोटिस है डिस्प्ले बोर्ड में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका नोटिस हम डिस्प्ले बोर्ड में दिखाते हैं, कितना दिनों के लिए दिखाएंगे, कितना दिन तक दिखना चाहिए वहां पर डिस्प्ले बोर्ड में, वेरी गुड, कितना दिन तक दिखना चाहिए, फटाफट जवाब दे दो, बाकी लोग जो नहीं दे पा रहे हैं, वेरी गुड, रोल नंबर 61, वेरी गुड, और 59, वेरी गुड, ठीक है, कितने दिन पहले दिखना चाहिए, 14 डेज तक वो दिखना चाहिए, 14 डेज तक नोटिस बोर्ड में लगा कर रखना पड़ेगा। जो डीजीएमएस जो कंट्राबैंड्स देते हैं वो कौन सा फॉर्म में होता है, डीजीएमएस द्वारा दिया जाने वाला कंट्राबैंड्स कौन सा फॉर्म में होता है, कौन सा फॉर्म में दिया जाता है, कंट्राबैंड्स जो डीजीएमएस देते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म में देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, कौन सा फॉर्म में होता है, वेरी गुड, फटाफट जवाब दो। जिसको नहीं पता है वो आंसर क्वेश्चन आंसर को लिख ले, मैं लिखवा रहा हूं, तो जो कंट्राबैंड्स देते हैं वो कौन सा फॉर्म में होता है, फॉर्म 6 में, फॉर्म 6 में इसका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, और इसके बाद आता है मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, कौन सा फॉर्म में आएगा, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, इन विच फॉर्म, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में आएगा, वेरी गुड, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में आएगा, फॉर्म 7। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में, फटाफट, रिपोर्टेबल इंजरी, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, है ना क्लास, फटाफट ही जवाब देना है, ठीक है, चलो, मैनेजर कौन सा रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में भेजते हैं हम लोग, फॉर्म जगह भेजते हैं, ठीक है, कब भेजा जाता है रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं, वेरी गुड, राइट, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं हम लोग, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजा जाता है, ठीक है, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजा जाता है, फटाफट जवाब दो। रिपोर्टेबल इंजरी 3 मंथ नहीं होगा, है ना, टर्म अच्छे से यूज करना है। रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं, 3 मंथ गलत आंसर हो गया, ठीक है, कब भेजते हैं, द टेक्निकल टर्म जो है यूज करना है ना, 6 भी गलत है, क्वार्टरली वर्ड होगा, है ना, क्वार्टरली हम लोग भेजते हैं, क्वार्टरली महीने का मतलब है एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ जून, एंड ऑफ सितंबर एंड एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, ये होता है 3 महीना, मतलब कुछ भी हो सकता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई भी हो सकता है ना, वैसा नहीं चलेगा, है ना, 3 मंथ नहीं बोलना आपको बोलना है क्वार्टरली भेजना होता है। फाइनेंशियल ईयर का एंड किस तारीख को होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड किस तारीख को होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड किस तारीख को होता है, फटाफट जवाब दे दो, फाइनेंशियल ईयर का एंड किस तारीख को होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड किस तारीख को होता है, जल्दी जवाब दो, फाइनेंशियल ईयर का एंड किस तारीख को होता है, वेरी गुड, फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 31 मार्च को होता है, ठीक है, कैलेंडर ईयर का एंड कब होता है, 31 दिसंबर को होता है ना, फाइनेंशियल ईयर हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला, ठीक है, जो हम लोगों को गोफ है, गोफ किस वर्किंग में आएगी, अबंडेंट, डिसयूज, डिसकंटिन्यू, जो वर्किंग हम लोग बोलते हैं ना, तो गोफ हम लोग को किस वर्किंग में आएगा, गोफ किस में आएगा, गोफ किस में आएगा, ठीक है, गोफ किस वर्किंग में आएगा, गोफ वर्किंग, जो गोफ हम लोगों का है, गोफ किस में आएगा, अच्छा से बताना है। शील्ड ऑफ पैनल किस में आएगा, चलो शील्ड ऑफ पैनल बताओ, शील्ड ऑफ पैनल किस में आएगा, शील्ड ऑफ पैनल किस में आएगा, पहले शील्ड ऑफ पैनल बताओ, शील्ड ऑफ पैनल किस में आएगा,
सील्ड अप पैनल दोनों हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, रिडंडेंट भी हो सकता है। डिसकंटिन्यू किस तरह से, अगर मान लो कि उस पैनल को हम लोग दोबारा रीओपन करने वाले हैं, किसी वजह से अगर बंद हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू। और अबेंडन कब, जैसे मान लो वो कोयला काट के निकाल चुके हैं और फिर उसको सील किया गया तो अबेंडन में काउंटिंग आएगा, उसको हम लोग अबेंडन काउंटिंग करेंगे। ओल्ड वर्किंग किसमें आएगा, ओल्ड वर्किंग किसमें आएगा, ओल्ड वर्किंग को किसमें आएंगे, ओल्ड वर्किंग किसमें आएगा, ओल्ड वर्किंग किसमें आएगा, फटाफट जवाब दे दो, ओल्ड वर्किंग किसमें आएगा, ओल्ड वर्किंग को हम लोग किसमें काउंट करेंगे, जल्दी से जवाब दे दो। ओल्ड वर्किंग को हम लोग किसमें काउंट करेंगे, अनयूज्ड वर्किंग में काउंट करेंगे, है ना, डिसयूज्ड या अनयूज्ड वर्किंग में काम करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे ओल्ड वर्किंग। माइंस एक्ट अगर प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, माइंस एक्ट प्रोस्पेक्टिंग, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है तो कितना आदमी तक माइंस एक्ट लागू नहीं होता है, माइंस एक्ट कितना आदमी तक लागू नहीं होता है। माइंस एक्ट अगर मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज हो रहा है तो कितना आदमी तक माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, तो 20 आदमी तक माइंस एक्ट लागू नहीं होता है, नॉट मोर देन 20% तक माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। वुमेन का एम्प्लॉयमेंट अगर अंडरग्राउंड माइंस में करना है, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में वुमेन काम कर सकती है कि नहीं, फिजिकल वर्क कर सकती है कि नहीं, वुमेन अंडरग्राउंड माइंस में फिजिकल वर्क कर सकती है कि नहीं, यस और नो, वुमेन अंडरग्राउंड माइंस में फिजिकल वर्क कर सकती है कि नहीं, यस और नो, नो, बिल्कुल नहीं कर सकती है। वुमेन को अगर अंडरग्राउंड माइंस में अगर काम देना है तो वुमेन को किस किस तरह का काम दे सकते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में वुमेन काम करेगी तो फिजिकल वर्क नहीं करेगी तो क्या क्या करेगी, ठीक है, जल्दी जवाब दे दो, क्या काम करेगी, मैनेजरियल, टेक्निकल एंड सुपरविजन। वेरी गुड जवाब, सबका सही जवाब आया है, ठीक है, ये सारा काम करेगी, मैनेजरियल, सुपरविजन और टेक्निकल वर्क कर सकती है वो, इस काम के लिए लगा सकते हैं। तो इस काम को लगाने के लिए उनको कब से कब तक काम करवा सकते हैं हम, इस तरह का काम अंडरग्राउंड माइंस में कब से कब तक करवा सकते हैं, कब से कब तक काम करवाया जा सकता है, इस तरह काम को कब से कब तक करवाया जा सकता है, कब से कब तक काम लिया जा सकता है, तो सुबह 6 AM से शाम 7 PM तक हम लोग इस तरह का काम वुमेन से हम लोग ले सकते हैं, काम में लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए उन लोगों का रिटर्न परमिशन होना चाहिए। ओपन कास्ट में अगर रिटर्न परमिशन लेकर कब से कब तक काम करवाने के लिए वुमेन से रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है, कब से कब तक काम करवाने के लिए वुमेन से रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है, जल्दी जवाब दे दो। ओपन कास्ट में कब से कब तक काम करवाने के लिए वुमेन से रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है, जल्दी जवाब दे दो बाबू। क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका 7 PM से 6 AM, है ना। अगर रात्रि में अगर वुमेन को काम करवाना है तो आपको रिटर्न परमिशन लेकर ही काम करवाना होगा, वैसे आप काम नहीं करवा सकते हो। मैटरनिटी लीव कितने दिनों का होता है, 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 जल्दी जवाब दे दो। मैटरनिटी लीव कितने दिनों का होता है, कितने सप्ताह का होता है, दिन तो नहीं होगा, कितने सप्ताह का होता है, मैटरनिटी लीव कितने सप्ताह का होता है, कितना सप्ताह होगा, 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव होता है, 26 वीक का मैटरनिटी लीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। माइंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है, माइंस रूल को माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है, माइंस रूल को माइंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है, माइंस रूल को कौन सा सेक्शन के बनाया गया है, तो 58 सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है। ये माइंस रूल, ठीक है, ये माइंस रूल किस माइंस में लागू होंगे, माइंस रूल कौन सा माइंस में लागू होता है, माइंस रूल किस माइंस में लागू होगा, भारत में किस किस माइंस में लागू होगा, तो ये क्या सिर्फ कोयला में लागू होगा, ऐसा तो नहीं है, ये हर माइंस में माइंस रूल लागू होता है, सब माइंस के लिए एक ही माइंस रूल बनाया गया है, वो हर एक माइंस में लागू होगा। और रेगुलेशन अलग अलग है ना, रेगुलेशन सबका अलग है, लेकिन माइंस रूल एक ही है, ये हर माइंस में लागू होता है। जो हम लोगों का रेस्क्यू रूल है, रेस्क्यू रूल कौन सा ईयर में बनकर तैयार हुआ है, रेस्क्यू रूल कौन सा ईयर में बनकर तैयार हुआ है, रेस्क्यू रूल कौन सा ईयर में बनकर तैयार हुआ है, वेरी गुड, रेस्क्यू रूल कौन सा ईयर में बनकर तैयार हुआ है, ठीक। जितने भी वर्कर माइंस में काम करते हैं उन सब के लिए, उन सबको किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेटर्स पहन कर जाना जरूरी है, उस ऑपरेटर्स का पूरा नाम क्या है, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेटर्स पहन कर जाना अनिवार्य है, हर तरह का माइंस में जाना पड़ेगा, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3,
एन कर जाना अनिवार्य है। SCBA पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? SCBA का पूरा नाम क्या है? SCBA का पूरा नाम क्या है? सेल्फ कंटेंट क्या है? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर। ठीक है, SCBA का पूरा नाम क्या है? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर। जब हम लोग ग्राम्स रेशियो निकालते हैं तो ग्राम्स रेशियो का फॉर्मूला होता है डैश बाय O2 कंज्यूम। तो ऊपर में क्या होगा? डैश बाय O2 कंज्यूम, ग्राम्स रेशियो में डैश बाय O2 कंज्यूम, डैश की जगह क्या होगा? डैश बाय O2 कंज्यूम, डैश की जगह क्या होगा? डैश की जगह क्या होगा? डैश की जगह क्या होगा? डैश बाय O2 कंज्यूम, तो डैश की जगह क्या होगा? डैश की जगह क्या होगा? CO फॉर्म बाय O2 कंज्यूम या CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम। तो CO फॉर्म होगा वहां पे, ये होना चाहिए। ठीक है, मीथेन का एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है? मीथेन गैस का एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है? मीथेन गैस का एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है? फटाफट जवाब दे दो। मीथेन गैस का एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है? एक्सप्लोसिव रेंज क्या है? एक्सप्लोसिव लिमिट, एक्सप्लोसिव रेंज क्या है? ठीक है, इसका क्या होगा? 5.4 से 14.8, ये है मीथेन गैस का एक्सप्लोसिव लिमिट। ठीक है, नॉन कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल जो है किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है? नॉन कुकिंग कोल को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? नॉन कुकिंग कोल को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? नॉन कुकिंग कोल को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? फटाफट जवाब दे दो। नॉन कुकिंग कोल को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? उसको डिवाइड करते हैं हम लोग जीसीबी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीबी पे डिवाइड करते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कुकिंग कोल कितना से कितना तरह का आता है? नॉन कुकिंग कोल का टाइप्स क्या है? कितने तरह का आता है नॉन कुकिंग कोल? नॉन कुकिंग कोल का टाइप्स क्या है? नॉन कुकिंग कोल का टाइप्स क्या है? नॉन कुकिंग कोल का टाइप क्या है? उसका क्या होगा? जल्दी जवाब दो। नॉन कुकिंग कोल का टाइप क्या है? G1 से G17 तरह का नॉन कुकिंग कोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हम लोग स्टील ग्रेड का कोयला होता है, स्टील ग्रेड का कितना तरह का कोयला होता है? स्टील ग्रेड क्या होता है? स्टील ग्रेड का कुल कितना तरह कोयला आता है? कितना तरह के स्टील ग्रेड आते हैं? 2 होता है, स्टील ग्रेड 1, स्टील ग्रेड 2। वेरी गुड। वासरी ग्रेड के